एक मिनट, मैं रिपीट, प्लीज वो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की हुई थी, मैं दोबारा से करूँ। ये 32 वीक्स पेशेंट है, आपको ऑब्स्टेट्रिक टीम ने बुलाया है कि इस पेशेंट को एवेलुएट करें और पॉसिबल डिलीवरी और सी सेक्शन फॉर एग्जांपल। ये सवाल आपको, ये आपका क्वेश्चन नहीं बनता कि इसकी क्या सर्जरी करनी है। आपको एज आईसीयू डॉक्टर भी तो बुलाया जा सकता है ना इस पेशेंट का। इसका ब्लड प्रेशर 80/40 है, उसका जी जी, कैल्शियम लेवल नहीं, डिटरेट आई हो रहा है। जस्ट वांटेड टू क्लियर के। नहीं, ये क्लियर नहीं, जी जी, आपने आपकी ठीक अप्रोच है। क्या होगी, व्हाट विल यू डू? Sir, my assessment and management would go side by side because patient is hypotensive, and she is in shock. Okay. That most probably can be due to severe dehydration, and septic shock can be another possibility. तो ब्लड शुगर उसकी 500 है, ठीक है, जी, और this is बाकी due चीजें to मैंने नहीं बताई severe हैं इंटेंशनली। dehydration secondary to आप diabetic ketoacidosis. एबीसी अप्रोच नहीं होगी आपकी? हाँ जी सर, उसी में असेसमेंट एबीसी अप्रोच से शुरू करूंगा। कॉन्शियस लेवल उसका और डिटरेट हो रहा है, तो कुछ करेंगे आप? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल अप्लाई ऑक्सीजन and then will give fluid. Meanwhile, I will uh, send ABGs to get a sense about acid-base status and potassium levels. बस एसिड बेस स्टेटस और पोटेशियम लेवल बस? मुझे अर्जेंट तो एबीजीज चाहिए हर सूरत, और बाकी बेसलाइंस भिजवा दूंगा, ब्लड कल्चर भिजवा दूंगा। आपको कीटोन्स नहीं चाहिए? हाँ जी, उसके साथ कीटोन आपको लेवल्स सीबीसी भी नहीं चाहिए? सीबीसी भी चाहिए, कीटोन भी चाहिए, आपको एबीजीज भी चाहिए। अगर आपने सेप्टिक का है तो आपने उसका लैक्टेट नहीं भेजना? जी, लैक्टेट भी भेजूंगा। आपने उसका एंटीबायोटिक देंगे? हाँ जी। फ्लूइड रिससिटेशन शुरू करेंगे? जी अभी तक आपने मॉनिटर नहीं अटैच किया, बगैर मॉनिटर के चलना है? नहीं नहीं सर, आई विल अप्लाई मॉनिटरिंग। तो किसने करना है मॉनिटर? आपने कॉल फॉर हेल्प करने की जरूरत है? यस सर। तो ये सारा कुछ करने के बाद कॉल फॉर हेल्प करनी है। देखिए अब सर ये वो तो फर्स्ट, जी थोड़ी देर ठीक रह है गया सर। है, ये इमरजेंसी सिनेरियो है ना। तो ये इमरजेंसी सिनेरियो के हाँ अंदर ये जी। आपको इतनी दफा मैंने बताया है, कॉल फॉर हेल्प, माय अप्रोच विल बी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। अगर कॉन्शियस लेवल उसका ज्यादा डिटोरेटेड है तो आई विल मेंटेन द, आई विल पास एंडोट्रेकियल ट्यूब एंड सिक्योर द एयरवे, ठीक है। और उसके बाद फिर यस आप सर। फर्दर कहेंगे कि भाई मैं इसमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व करूंगा, क्योंकि ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम डिस्कशन होगी। एक हाई रिस्क पेशेंट है, इसके अंदर फीटल वेल बीइंग को भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये पेशेंट डीके में है, डीके की सारी मैनेजमेंट आ जाएगी, ठीक है। आप उसको फ्लूइड हाँ जी। देंगे, आप उसका सीरियल ब्लड शुगर्स करेंगे, आप उसको कीटोन्स करेंगे, आप उसकी डिहाइड्रेशन को रिप्लेस करेंगे, आप उसको इंसुलिन स्टार्ट करेंगे। जब उसका यूरिन आउटपुट आना शुरू हो जाएगा तो उसमें पोटेशियम ऐड करेंगे। आपने उसका यस सर। लैक्टेट और कल्चर्स आपने भेज देने हैं, ठीक है। और आपने इसको एंटीबायोटिक एम्पेरिकल एंटीबायोटिक थेरेपी कर देनी है, ठीक है। और इसमें जो यस। रिससिटेशन के अंदर आप बोल दें कि भाई उसमें लेफ्ट यूट्राइन टिल्ट कर देंगे, ठीक है। और इसमें मैं सीटीजी का कहीं जिक्र करना चाहिए आपको, ठीक है। फीटल वेल बीइंग, चले सीटीजी ना बिल्कुल बोलें सर। आप फीटल वेल बीइंग को देखेंगे, ठीक है। सर वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पे चले जाएंगे ना, वो ऑब्स्टेट्रिशियन को भी, सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन को इन्वॉल्व कर लेंगे, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कर लेंगे, और खुद हमें और अपने भी सीनियर को बुला लेंगे। हाँ, मतलब आप देखें, मतलब आपकी अप्रोच यही होनी चाहिए ना। अगर आप देखो वसीम, अगर आप अन बिल्कुल कि जिसको विदाउट कॉमा फुल स्टॉप शुरू करोगे ना, तो आपको खुद नहीं पता चलेगा कि मैंने क्या बोलना है। हालांकि ये बहुत आसान है, ये टॉपिक इतना आसान है कि ये प्रेगनेंसी हाँ जी। प्लस डीके,
is equal to 1 plus 1 will be 3. That's it. ठीक है ना? इसमें 2 लाइव्स हैं, आपने बच्चे की भी फीटल वेलबींग को भी आपने रखना है, ठीक है? और आपने इसके अंदर स्टीरॉइड देने, आप कंसिडर स्टीरॉइड, आपने इसके अंदर सर देने आईसीयू चाहिए steroid- 32 वीक्स में। आपने आईसीयू अरेंज करना है, ठीक है? हाँ जी, आपने एनआईसीयू बताना है, ये सारे आपने वहां पे फौरी तौर पे बोलना है ना कि वी विल इमीडिएटली बिकॉज माय पेशेंट माइट नीड आईसीयू केयर इफ द वी आर प्रोसीडिंग फॉर सिजेरियन सेक्शन में, एनआईसीयू को ऑन बोर्ड लेना है। ये हो सकता है प्रीमेच्योर बच्चा हो ये, ठीक है? तो वो आगे ठीक। फिर आपसे उन्होंने जो पूछना होगा वो पूछ लेंगे, वही भाई यो 0.1 यूनिट पर केजी पर आवर इंसुलिन शुरू कर दिया आपने, आपने उसको फ्लूइड बोलस दिया 10 to 20 ml पर केजी का, और फिर आपने उसकी गोल डायरेक्टेड फ्लूइड थेरेपी, आप जो मर्जी बोले वो सब ठीक है। नॉर्मल यूजुअली आप नॉर्मल सेलाइन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आपने उसकी बेस लाइन आपने उसकी लैब्स भेज दी, ठीक है? आपने उसकी बेस लाइन, जस्ट अ सेकंड प्लीज। सर क्या दोस्तों क्या टॉपिक चल रहा है, कोई और? सर तो बिजी हो गए थे। क्या चल रहा है? लेट क्यों आते हो प्रेग्नेंट यार ग्रुप फीमेल में? है विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये प्रेग्नेंट पेशेंट है विद दानियाल डायबिटीज, जल ठीक है? सर तो अब इस पेशेंट के अंदर जो पेरी ऑपरेटिव रिस्क होंगे वो क्या क्या होंगे? इस पेशेंट के अंदर जो ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन सारी आप बता सकते हैं कि भाई इस पेशेंट में हैमरेज भी हो सकता है, इस पेशेंट के अंदर जो है वो आपकी यूट्राइनेटोनी भी हो सकती है, इसमें ज्यादा होंगे ना पेशेंट सॉर्ट ऑफ, इसके अंदर हो सकता है कि कोई ऐसा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो। तो आप अगर आप ये एंटीबायोटिक और ये सब ना भी बताना चाहें ना, तो आप ये कहेंगे कि वी कैन कंसिडर सेप्टिक मार्कर्स, मतलब आप कहेंगे सेप्सिस की गाइडलाइन पे, सेप्सिस की लाइन पे आप ट्रीट कर लेंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो पेशेंट जो इस तरह के पेशेंट होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के अंदर जिनको गेस्टेशनल डायबिटीज होती है, तो वो डीके में उस सूरत में ही जाते हैं कि जब उनमें कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो, ठीक है ना? मुझे बताएं कि कौन सा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स कौन सा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक दिया जाता है प्रेगनेंसी में? सर मेटफॉर्मिन दे देते हैं। Is metformin safe? Are you sure? यस सर दे देते हैं। आपको इसकी जरूरत क्या है? जर्नल या हो सकता, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे बताएं, ये तो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पूछा था, इज मेटफॉर्मिन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट? No सर sir, मेटफॉर्मिन वो इतनी oral हाइपोग्लाइसीमिया नहीं hypoglycemic कराता। है। It's a Hypoglycemic. euglycemic agent. इट इज अ यूग्लाइसेमिक एजेंट, ठीक है? ये तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ही नहीं है। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, ये मैंने एक ऐसे ही सवाल पूछा है आपसे, क्योंकि प्रेगनेंसी में नहीं देते, इंसुलिन देते हैं, ठीक है? ये जो मेटफॉर्मिन होती है, ये कभी भी गेस्टेशनल डायबिटीज के मैनेजमेंट में नहीं दी जाती, प्राइमरी ये चीज नहीं होती। अगर ब्लड सर शुगर वो ज्यादा चल, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो सर वो देते हैं, वो तो इंसुलिन ही देते हैं, लेकिन ये भी सर दे वो देते हैं आपकी बात साथ ठीक अगर है, किसी पेशेंट को। नहीं जी सर। आपकी बात आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी 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 सर, दिस इज ट्रीटमेंट नॉट के द लिए तो प्राइम सर ऑब्वियसली वो मैनेजमेंट। इंसुलिन ही देते हैं। हाँ, जी सर। इंसुलिन दिया जाता है ना, तो आप ये कहें कि जी यूजुअली सर। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स आर नॉट यूज्ड, इंसुलिन इज बीइंग यूज्ड, ठीक है ना? तो आप इंसुलिन सर देंगे, जी इंसुलिन सर इंसुलिन जो है ओरली, आप ओरल कह रहे हैं, और इंसुलिन मेरे ख्याल में वो ओरली जो है वो ग्लाइबोराइड नहीं है जो नहीं देते हैं, जो मैंने प्लेसेंटा ओरल नहीं क्रॉस कहा, नहीं। इंसुलिन इंसुलिन सबकुटेनियस से आईवी ही दी जाती है भाई, मैं और बात बस कर सर रहा आप हूँ कि ओरल पहले कह रहे थे कि ओरल डाइब। अच्छा मैं सर ये कह आपने रहा ना था, जो क्वेश्चन पूछा था, आपने पूछा था कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक में कौन सा एजेंट है जो हम दे सकते हैं, फाइन, तो तो सर वो आपका उसके ये, आंसर में हमने तो कहा था। जी सर। एग्जामिनर आपको इस तरह कंफ्यूज कर सकता है माय डियर, वो जी आपको सर। कहेगा कि भाई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक कौन सा देंगे, तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक कहेंगे कि इट इज प्रेफर्ड टू यूज इंसुलिन, ये आंसर है। आ गई समझ ओके बात? सर। सर ये सर व्हाई नॉट ग्लाइबोराइड? नहीं भाई, नहीं देते, इंसुलिन देते हैं। आप डायबिटोलॉजिस्ट ना बने, आप बहुत सिंपल रहें, एफसीपीएस का वाइवा पास करें, सर उसके बाद वैसे जो मर्जी करें, उसके बाद रिसर्च कर लें कि ग्लाइपोराइड देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। समझ आ गई बात? ठीक है उसके सर। बाद रिसर्च शुरू कर दें, एफसीपीएस पास शुरू हो ना, तो साथ बैठ के रिसर्च करेंगे इंशाल्लाह।
ठीक है, अभी पास कर लेगा इंसान। इंशाल्लाह। ठीक है, आ गई समझ बात। तो इसमें आपने अगर सिजेरियन सेक्शन की तरफ वो लेके जाएंगे तो वही बातें, ऑल्टर्ड फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, एनाटॉमिकल कंसिडरेशन, डिफिकल्ट एयरवे, एस्पिरेशन रिस्क, ऑल्टर्ड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, फिजियोलॉजिकल सर एक सवाल एनीमिया, था सर ये इनका प्लाज्मा वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम सर ज्यादा होता है, तो इनको भी हम नॉर्मल सलाइन उसी डीके के फॉर्मूले से देंगे या सर, गोल डायरेक्टेड फ्लूइड मतलब ये मुझे थेरेपी। थोड़ी सी देखें, गोल गोल डायरेक्ट, ठीक। डायरेक्टेड फ्लूइड थेरेपी। ठीक है, आप उसके अंदर सीबीपी डाल दें अगर आपको महसूस होता है कि आपने उसको मॉनिटर करना है, वरना आप आर्टीरियल लाइन और यूरिन आउटपुट और साइंस ऑफ ओवरलोड। ठीक है, देखिए इसका तो आंसर वहां पे आपको बहुत सेफ आप कर सकते हैं कि इसमें ऑफ कोर्स इसका वॉल्यूम ज्यादा है। आप इसमें गोल्ड, मैंने इसलिए यहाँ पे बोला था ना गोल्ड डायरेक्टेड फ्लूइड थेरेपी। ठीक है, तो ये इसी तरीके से है। तो ये डीके इन प्रेगनेंसी, अब इसके अंदर सिजेरियन सेक्शन की तरफ जाएगा या वो नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देंगे। ठीक है, दैट्स नॉट योर जॉब। सर ये जो गोल डायरेक्टेड फ्लूइड थेरेपी होती है सर, ये क्या होती है? मतलब अगर एग्जाम में वो पूछें तो हम इसमें क्या कहेंगे? जी वासिफ बताओ इसका जवाब। जी वासिफ, आवाज आ रही है आपको? किसी को पता है गोल डायरेक्टेड फ्लूइड थेरेपी क्या होती है? आप आयजा इसका जवाब देने की कोशिश करो। इसका विर्चुअल वर्ड क्या कह रहा है इसका? कि हमारे सर गोल्स के क्या हैं। जी जी, सर। बोले बोले कि गोल, आप कोई गोल सेट करेंगे हार्ट रेट के, ब्लड प्रेशर के, यूरिन आउटपुट का, और उसके हिसाब से आप फ्लूइड देंगे। दैट इज गोल डायरेक्टेड फ्लूइड थेरेपी। या आप, ये नहीं है कि ओके आपने एक डब्बा खोला और आपने उसके अंदर पानी भर दिया बस। आप अपने गोल सेट करेंगे और उसके उसके हिसाब से आप उसको कम या ज्यादा करते जाएंगे। ठीक है, सर, वो कल डॉक्टर सर फजल इसको कुछ और कह रहे थे सर, वो वो उसको क्या कह कह रहे रहे थे थे? कि ये तो आपका वो हो गया कि डायनामिक। सर वो तो वो जो कहते हैं डायनामिक फ्लूइड मॉनिटरिंग, वो आप तो उस तरह, ये तो वही बात हो गई। गोल डायरेक्टेड ऐसे नहीं होता सर। उसमें देखिए, यही था, हमने कहा था कि सीवीएस मॉनिटरिंग के साथ हम फ्लूइड को जो दे रहे हैं अपने टास्क सेट करके। नहीं तो सर ने तो इसका सर क्या इसका मैं जवाब वही बताया? पूछना चाह रही थी कि इसके सर कुछ ने भी नहीं क्या सर। बताया था? सर ने सर कुछ इसीलिए आंसर बताया? वो कह रहे थे कि इट्स सर, उन्होंने कहा था ये वास्ट टॉपिक है, ये फिर कभी करेंगे। तो सर मैं इसीलिए पूछना चाह रही थी कि सर अगर इसको ऐसे एग्जाम में कह सकते पूछे हैं तो। कि गोल डायरेक्टेड थेरेपी टू मेंटेन द हेमोडायनामिक्स टू प्रिवेंट द mortality and morbidity सर, हम्म। देखिए गोल्ड, सर जिस पे फिर हम इसमें मॉनिटर और करेंगे सर फिर उनका सर इसमें और इसमें जुडिशियस फ्लूइड थेरेपी जो करते हैं सर, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है? ये सर लफ्जों का जुडिशियस हेरफेर। और इसमें गोल्ड आप मेरे हिसाब सर जी, से, एक ही चीज है। मेरे मैं अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ये की चीज। सर इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं स्ट्रोक वॉल्यूम बाय यूजिंग गोल डायरेक्टेड थेरेपी which involve the right type of fluid at the right time in the right quantities to optimize adequate tissue oxygen delivery and perfusion of the tissues. आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन मेरा बताने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें एक ही जैसी हैं। देखो, एक होता है जुडिशियस फ्लूइड थेरेपी, या विदाउट एनी गोल आप एक फ्लूइड आपने देखा और आप देना शुरू हो गए। जैसे कि वासिफ ने पॉइंट आउट किया कि इस पेशेंट के अंदर हमें जिसको क्या कहते हैं, अन्य फ्लूइड नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि ये कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस इसका ऑलरेडी ओवरलोडेड है। ठीक है, तो इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि आप उसको, आप फ्लूइड रिस्पॉन्सिवनेस के हिसाब से आप उसको फ्लूइड दे देंगे। ठीक है, तो लेकिन मेरी डेफिनेशन के मुताबिक गोल डायरेक्टेड फ्लूइड थेरेपी में बेसिकली उसकी मॉनिटरिंग की जा रही होती है। ठीक है ना, तो ये देखो, इन्होंने सब में यही लिखा हुआ है गोल डायरेक्टेड फ्लूइड थेरेपी में, यही सारी बातें हैं। देख लो आप कि वो डायनामिक और वो पैरामीटर्स देखते जा रहे हैं, उसके साथ फ्लूइड दे रहे हैं। आई एम नॉट श्योर, अगर कोई डिफरेंट है आप उसका टेक्स्ट पढ़ लें खोल के ना, क्योंकि मेरा तो कॉन्सेप्ट के मुताबिक गोल डायरेक्टेड फ्लूइड थेरेपी का यही मतलब है। मतलब टिश्यू परफ्यूजन इंटैक्ट रहे सर, माइक्रोवेस्कुलर इंटैक्ट रहे, ऑक्सीजन डिलीवरी इंटैक्ट रहे सर, एंड एसिडोसिस नाउ गोल डायरेक्टेड में यही होगा ना सर, वही तो मैं अकॉर्डिंग टू द आपको कह रहा पेशेंट हूँ। स्पेसिफिक। देखो उसमें देखो मेरी बात सुनो, ये सारे कॉन्सेप्ट आपस में इंटरमिंगल्ड है। आप मुझे बताएं कि जो
जो डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन होती है, ठीक है, डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन के अंदर भी आपका क्या होता है मकसद? जी सर, अर्ली यूज ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स हैं इन अ फिक्स रेशो, ताकि हम ओवर ट्रांसफ्यूजन प्रिवेंट कर सकें और ऑक्सीजनेशन मेंटेन कर सकें और माइक्रोवास्कुलर परफ्यूजन मेंटेन कर सकें। नहीं वो आपकी बात ठीक है। वो ये जो होता है ना, ये क्या नाम है उसका, ये जो लफ्ज अभी मैंने क्या बोला मेरे दिमाग से निकल गया। मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल। नहीं मैसिव ट्रांसफ्यूजन डैमेज प्रोटोकॉल, कंट्रोल, डैमेज कंट्रोल, डैमेज कंट्रोल। रिससिटेशन के अंदर आप एक अपने 100% आप टारगेट्स नहीं सेट करते कि भाई इसका ब्लड प्रेशर 140 हो जाए, ठीक है, या इसकी हीमोग्लोबिन 15 हो जी। जाए। आप एक रियलिस्टिक गोल सेट करते हैं इनिशियल, हार्ट रेट का, ब्लड प्रेशर का, हीमोग्लोबिन का, ठीक है, और उसके बाद आप वो अचीव करने के बाद, क्योंकि अगर आपने उस टाइम पे बहुत ज्यादा फ्लूइड दिया तो पेशेंट जो है वो लीथल ट्रायड में जा सकता है, ठीक है। तो गोल डायरेक्टेड फ्लूइड थेरेपी का भी कॉन्सेप्ट इसी से मिलता जुलता है कि आप एक पैरामीटर्स एक अपने देख रहे हैं और उन पैरामीटर्स के हिसाब से आपने गोल्स बना के और उस हिसाब से फ्लूइड दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ये ब्लड प्रेशर इसका 80/40 है ना, तो आपने ग्रेजुअली ये टारगेट करें कि भाई इसका ब्लड प्रेशर भी इंप्रूव हो, इसकी टिश्यू परफ्यूजन भी इंप्रूव हो, एसिडोसिस करेक्ट होगा। और इसके लिए एग्जैक्टली क्या आंसर होगा? आपने ये जो जिसने बोला है, किसने बोला है ये जवाब दिया है? टिश्यू ऑक्सीजनेशन का नाम किसने बोला था? आबिद आपने बोला है? किसने बोला था अभी? ये सिर्फ अदनान भाई ने बोला। जी अदनान, अब आप मुझे बताएं कि इसका एग्जैक्टली अगर आपने देखना हो तो आप क्या आपको देखना चाहिए टिश्यू ऑक्सीजनेशन सर के लिए? ऑक्सीजन टिश्यू ऑक्सीजनेशन के सर के टिश्यू है सर, लैक्टेट नीचे आ रहा है और बेस डेफिसिट ठीक हो रहा है, ये देख रहा हूँ, और यूरिन आउटपुट आ रहा है आपके पास। नहीं, एक और चीज भी है, एनीवन एल्स? कैपिलरी रिफिल। वो तो जो कि डीके के केस में देखें तो कीटोन लेवल्स भी देखेंगे। कीटोन लेवल्स सर एनाइन क्या? एक सेकंड, इन सारी कीटोन्स का टिश्यू ऑक्सीजनेशन से ताल्लुक नहीं है। नहीं सर, सोचें ये सिर्फ इस केस आइजा, में अगर डीके में सर एसिडोसिस अवॉइड करेंगे, मतलब टिश्यू ऑक्सीजनेशन नहीं हो नहीं 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 नहीं, अब एक मिनट आइजा, आपको पता है तो बताओ। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म नहीं होने सर, टिश्यू ऑक्सीजनेशन सर मुझे नहीं इसका आइडिया। सोचो जरा, टिश्यू की एक्सट्रैक्शन को मिक्स वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन, मिक्स वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन, ठीक है, एग्जैक्टली उससे पता चलेगा। लेकिन मिक्स वीनस अगर आप नहीं है तो आप जुगुलर वीनस भी कर सकते हैं। अगर आप सेप्सिस के पैरामीटर्स में देखें तो जुगुलर वीनस का भी लिखा होता है, ठीक है। मिक्स वीनस और जुगुलर वीनस में डिफरेंस क्या होता है? सब मिक्स वीनस हम सब क्लेवियन से लेंगे। वेरी गुड। तो क्या मारा था? हाँ जी, क्या फर्क होता है मिक्स? इसका आइडिया नहीं था। और सर कोई मिक्स में ना, जी जी सर मिक्स में सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा दोनों को ब्लड होते हैं, और तो वो कहाँ से लेते हैं? जोगुलर में सिर्फ ब्रेन से आता है। नहीं कहाँ से लेते हैं? एट्रियम से ना, राइट एट्रियम से। तो ये तो हमारी जो सुपर वेना केवा के ऊपर होती है ना, जो आईजी में हमने डाली होती है, वहां से हम सीवीपी से ले लेते हैं। पल्मोनरी आर्टरी से शायद। पल्मोनरी आर्टरी से शायद नहीं, यकीनन। ये किसने जवाब दिया? आईफोन ने? जी सर। जी, एक तो इतने सारे आईफोन है, पता नहीं कौन से आईफोन ने बोला। एनीवेज, तो आपने जिसने भी बोला है ये करेक्ट आंसर है। मिक्स वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन जो होती है वो पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर से ली जाती है। तो इन दोनों में फर्क क्या होता है? क्यों हम कह रहे हैं कि मिक्स वीनस ज्यादा एक्यूरेट है? सर वो सिस्टेमिक पिक्चर ज्यादा प्रोवाइड करती है। वो कैसे? तो वो जुगलर नहीं करती? सर ये टोटल बॉडी टिश्यू एक्सट्रैक्शन के बाद ही पहुंचेगी ना इसमें ये पल्मोनरी में, तो वो लास्ट पॉइंट है ओवरऑल। जहां से इसके बाद चेंज हो रहा है हमारा सर। एक सेकंड देखिए, एक सिर्फ मैंने कॉन्सेप्चुअल बात पे आ गए। ये हो सकता है आप लोगों से ना पूछे, लेकिन ये आपको एज अ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए
ये बेसिक साइंसेज का एक क्वेश्चन होता है, उसमें आपस की बात है, ये सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर नहीं है। लेकिन मुझे बताएं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन जो इंफीरियर वेना केवा का ब्लड है उसमें ज्यादा होगी, या जो सुपीरियर वेना केवा का ब्लड आ रहा है उसमें ज्यादा होगी? सुपीरियर वेना केवा सर। आर यू श्योर? ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन बॉडी Yes, में sir. सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? ब्रेन में सर तो ब्रेन में ज्यादा होती है ना, तो वो ज्यादा तो डीऑक्सीजनेटेड ऊपर ब्लड कम नहीं होगा। होगी जी, वो ज्यादा ऊपर डिऑक्सीनेटेड होगा, बिल्कुल है। ऊपर ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड होगी, ठीक है। जी सर। अच्छा, तो फिर अगर आप राइट एट्रियम में, तो मिक्स हो गए दोनों चैंपियन, तो आप राइट एट्रियम से क्यों नहीं ले रहे? आप क्यों कह रहे हैं कि भाई राइट वेंट्रिकल के भी जब मुकम्मल हो जाए तब आप लें? मुझे बताएं कि हार्ट की जो वीनस ड्रेनेज है वो कहाँ पे आती है? कॉर्नरी साइनस। वो कहाँ खुलते हैं? सर आर डायरेक्टली ए मेरा ख्याल राइट एट्रियम में खुलती हैं कुछ, और जो कुछ बेसिन बेसियन छोटी वेन्स कहाँ वेन्स जो खुलती होती हैं हैं? बेसियन वेन्स वो मेरा ख्याल है वेंट्रिकल्स पे, ठीक है सर ना, वो वेंट्रिकल्स में वेंट्रिकल्स में। खुलती हैं। जी सर। तो इसलिए भाई कि बहुत ज्यादा गंदा खून हार्ट में आ रहा होता है, ठीक है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा आ रहा होता है, तो इसलिए मिक्स वीनस लिया जाता है ताकि वो ज्यादा आपको ग्लोबल ऑक्सीजनेशन बताता है, ठीक है। अब आ गई समझ बात कि उसके अंदर हार्ट की भी वीनस ड्रेनेज आ गई, उसके अंदर अपर और लोअर बॉडी पार्ट की वो भी मिक्स हो गया है, उसके अंदर थिबेजियन वेन्स भी आ गई हैं, तो दैट विल बी टेलिंग यू अ बेटर पिक्चर देन ओनली जुगलर, ठीक है। हम इस टॉपिक से डिट्रैक्ट हो गए, लेकिन बहरहाल ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लोगों को नहीं पता थी तो आई होप कि क्लियर हो गई है, बात समझ आ गई है ना? सर एक दफा काइंडली आप समराइज कर दें दोबारा। मैं समराइज कर दूं? मैं चाह रहा था कि आप समराइज करें ताकि मैं साथ साथ चिकन भी खाता रहूं। आपको क्या चीज समझ नहीं आई है? सर मेरा तो डिस्कनेक्ट हो गया, इसीलिए मैंने अभी ज्वाइन किया। किसी से देखो, समराइज करवा दो। सुपीरियर वेना केवा के अंदर ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एज कम्पेयर टू इंफीरियर वेना केवा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा एक्सट्रैक्ट हो रही होती है ब्रेन में। उसके बाद नीचे आ जाए, राइट एट्रियम के अंदर ये मिक्स हुआ, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में जाते जाते थिबेजियन वेन्स भी आ जाती है, वो भी बहुत ज्यादा, क्योंकि हार्ट की भी ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो उसलिए मिक्स वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन जो ली जाती है वो पल्मोनरी आर्टरी से ली जाती है प्रेफरेबली, ताकि वहां सारा कुछ मिक्सिंग हो चुकी है, और दैट इज टेलिंग यू अ बेटर एस्टिमेट ऑफ ऑक्सीजनेशन, टिश्यू ऑक्सीजनेशन के कितना ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर रहा है टिश्यू, ठीक है। और ये एक स्पेसिफिक अमाउंट होगी, तो इसका मतलब होगा कि भाई टिश्यू ऑक्सीजनेशन हो रही है और टिश्यूज जो है वो ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये एक लास्ट स्टेज ऑफ सेप्सिस होगी जिसके अंदर बिल्कुल यूज नहीं होगी, तो वो उसके अंदर इनएडवर्टेंटली बढ़ना शुरू हो जाएगी। अदरवाइज आपने इतना ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है, इतनी सीवीपी मेंटेन करनी है, इतने आपने प्रेशर मेंटेन करनी है कि वो इतनी एक खास अमाउंट तक वो आए, ये कॉन्सेप्ट होता है, बैठ के चली गई अपनी मांग थी। ठीक है। तो बहरहाल ये बाकी है कि आप वो ये मिस ये एचपी कौन है भाई, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें जी। तो बेसिकली ये एचपी अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज। एनीवे, ठीक है, तो ये बेसिकली एक हम साइड आप ये कह रहे हैं कि सर मिक्स वीनस, सर आप ये कह रहे हैं कि मिक्स्ड वीनस सैचुरेशन अर्ली सेप्सिस में ज्यादा होगी, बाद में कम होगी, या पहले कम होगी बाद में ज्यादा अर्ली होगी? सेप्सिस में कम आपका क्या होगी, है सर? क्योंकि ब्लड प्रेशर मेंटेन टिश्यू बाद में परफ्यूजन नहीं ज्यादा होगा। बाद में जब लेट सेप्सिस हो जाएगा, जब सेल लाइसिस सेल डैमेज होने शुरू हो गए, तो सर अब तो टिश्यू यूज ही नहीं करेगा ना, तो वो ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी। इनिशियली आपने इतना मेंटेन करना है ब्लड प्रेशर, इतना कार्डिक इंडेक्स मेंटेन करनी है, इतना आपने कार्डिक आउटपुट को करने के लिए आपको वेज़ोप्रेसर्स देने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा कि आप उस स्टेज तक पहुंचे, ठीक है। सर सवाल पूछूं सर? कंफ्यूजन है, मतलब सर कंफ्यूजन है।
हम जो जी। डोपिटामाइन देते हैं सर सेप्सिस में, जो लेट कार्डियोजेनिक शॉक में जाता है पेशेंट सर, वो तो लेट जाता है, उसके बाद डोपिटामाइन देते हैं जिसमें मिक्स्ड वीनस सैचुरेशन कम हो जाती है सर। मतलब मैं इसमें कंफ्यूज हो गया, तभी आपसे रिपीट करवाया सर। नहीं देखो, वो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो इनिशियल फेज की बात हो रही है। देखो ठीक है। एक बात ये है कि वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं जा रही, ठीक है। जब सप्लाई नहीं जा रही तो मिक्स वीनस ऑक्सीजन पे इतना इफेक्ट नहीं आ रहा, मिक्स वीनस कम आ रही है क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं जा रही। एंड पे ये हो रहा है कि अब ऑक्सीजन यूज ही नहीं हो रही, सेल माइटोकॉन्ड्रियल यूटिलाइजेशन नहीं हो रही तो बर्ड नहीं हो रही। यही है, ये यही होती है। वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ठीक है। तो आप इस कंफ्यूजन में ना पड़े, आप ये कहें कि वी हैव टू मेंटेन मिक्स वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन। इट इज वन ऑफ द टारगेट टू बी अचीव्ड इन सेप्सिस मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑब्स्टेट्रिक और ये डीके, इसके अंदर बाकी एंड पे वही बातें आपसे सवाल पूछेंगे, कब आप कहेंगे कि डीके से निकल आया है माई पेशेंट। सर जब उसकी पीएच जो है वो 7.3 से ज्यादा हो जाएगी और यूरिनरी कीटोन्स नहीं आ रहे होंगे और पाइका जो होता है वो 18 से ज्यादा हमारा टारगेट होता है। नहीं यूरिनरी वो कीटोन्स अचीव नहीं, हो जाए। कीटोनीमिया की बात। कीटोनीमिया, ब्लड में भी लेवल्स कम हो जाएंगे। जी सर। 0.3 मिलीमोल पर लीटर से कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर आपने जो डीके के अंदर प्रॉब्लम होती है वो डिहाइड्रेशन की होती है, हाई ब्लड शुगर होती है। इसके अंदर पेशेंट जो है वो सेप्सिस में जा सकता है, सेप्टिक शॉक में जा सकता है, इवन बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस इसमें है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने दोनों चीजें कवर कर ली हैं इसमें। ऑब्स्टेट्रिक एनेस्थीसिया में और जो है ना, आपसे अगर वो पीआईएच का सिनेरियो, क्योंकि आमतौर पे या हेमरेज होता है या पीआईएच होता है एक पेशेंट का, इसी सिनेरियो में इसी में अगर हम चेंज कर दें, ब्लड प्रेशर इसका 220/110 है, 32 वीक्स प्रेग्नेंट है, हेडेक है और एडिमा है। तो क्या है इसका डायग्नोसिस, क्या है ये, क्या कंडीशन होगी? ब्लड प्रेशर 220/110 है, 32 वीक्स प्रेग्नेंट है, हेडेक है, एडिमा है। Severe preeclampsia, sorry. सीवियर प्रीक्लेम्शिया, प्रीएक्लेम्शिया की डेफिनेशन जी। क्या है? Preeclampsia is sustained elevated blood pressure of more than 140 and diastolic more than 90 after 20 weeks of pregnancy. बस On two different occasions विद प्रोटीन यूरिया। With प्रोटीन protein यूरिया, प्रोटीन यूरिया के बगैर इसकी डेफिनेशन protein मुकम्मल नहीं है। एडिमा तो प्रेगनेंसी में वैसे भी होता है, ठीक है। जी। तो प्रोटीन यूरिया के बगैर आप नहीं उसको लेबल कर सकते। और उसके तो बाद ये फिर वो फिर क्रोनिक हाइपरटेंशन भी हो सकता है। आई एम सॉरी, ये क्रोनिक हाइपरटेंशन भी हो सकता है ना, उसकी डेफिनेशन में तो क्रॉनिक पूरा नहीं बताया। हाइपरटेंशन भी हो सकती है, ठीक है ना। तो आपने मतलब इसके अंदर वो ऐड कर ले, स्पेसिफिक रहे, वहां पर फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर इसी में फिट्स पड़ गए तो वो सीवियर प्रीक्लेम्शिया है, eclampsia। सॉरी वो एक्लेम्शिया सर है, फिर सीवियर, eclampsia हो जाएगा ना। आई एम सॉरी, एक्लेम्शिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, इसके आपको एक एक जी ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या इफेक्ट होते हैं, कोई बता दे प्री एक्लेम्शिया में? CNS में सर हेडेक है, ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, एडिमा है, पेपिलिया एडिमा है, एयरवे में एडिमा है, फ्रेंजियल रेंजियल एडिमा है। नीचे आएंगे तो हार्ट में क्या नाम है, इंक्रीज एसवीआर होती हैं, एसवीआर डिहाइड्रेटेड होते हैं, कार्डियक आउटपुट रिड्यूस्ड होता है इनका, ठीक है। और इसके अलावा टेकिकार्डिक होते हैं पेशेंट। और सर रेस्पिरेशन में, इसमें रेस्पिरेटरी में पल्मोनरी एडीमा हो सकता है, नीचे एसाइटीज और पेरिफेरल एडीमास हो सकते हैं। ये रीनल में हेल्प सिंड्रोम जीएफआर क्या होता कम है? होता है इनका, क्रिएटिनिन। हेल्प सिंड्रोम में सर हिमोलिसिस होती है, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स होते हैं और लो प्लेटलेट्स होते हैं। आपने क्योंकि इसमें और हेमाटोलॉजी का कोई इसमें जिक्र, इसलिए साथ मैंने में आपको याद कराने के लिए जी ये पूछा है, ठीक है ना। आपने जी कोएगुलोपैथी
कोएगुलोपैथी जी होती है सर ना वो इसमें, तो आपने नहीं बोला वो। जी प्लेटलेट सर काउंट भी कम होता है, सिस्टम राइट वाइज डॉक्टर? आ रहा था जी। जी इसके अलावा सर इसमें हिपैटिक रैप्चर हो सकता है, वहाँ पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और एपिगैस्ट्रिक पेन होती है इन पेशेंट्स में। इनमें रीनल फेलियर हो सकता प्लेटलेट और काउंट फिर 1 सेकंड। है, रीनल फेलियर। फिर उसमें जीएफआर कम है, यूरिया बढ़ रहा है, क्रेटिनिन बढ़ रहा है और रीनल फेलियर में जा सकता है पेशेंट। ओलिगोयूरिक और एनियूरिक हो सकता है। फिर हेमाटोलॉजी में आ जाएंगे तो लो प्लेटलेट्स, हेमोलिसिस होती है और कोगुलेशन डिफेक्ट्स हो सकते हैं इसमें। ठीक है। और अच्छा, इसमें इसको कैसे मैनेज करते हैं, क्या गोल्स होते हैं आपके इस पेशेंट के अंदर? इस पेशेंट में सर एक तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, दूसरा फीटल वेलबींग हमने मेंटेन रखनी है। अगर उसके लंग, अगर वो प्री मेच्योर आया हुआ है, प्री टर्म आया हुआ है, तो हम उसको लंग मैचुरेशन के लिए उसको स्टेरॉइड्स देते हैं। तो डिलीवरी जितना पोस्टपोन आप कर सकते हैं आप अभी करना चाहिए ताकि आप लंग मैच्योर नहीं, ये अच्छे हो आपका जाएंगे। काम नहीं है। कन्वर्जन को भी प्रिवेंट करना है। देखिए वही मैं आपको बता जी रहा हूँ ना कि और साथ में आप फिर ढाई मैं प्रोफाइल अदनान अदनान एक सेकंड, आपको थोड़ा सा मैं वो पॉइंट आउट करूंगा ताकि आप ये गलती वहां ना करें। डिलीवरी ऑफ द बेबी जी इज जी नॉट योर जॉब। पेशेंट को स्टीरॉयड लगाना आपका काम ओके नहीं है। आप ये कहेंगे कि वी विल हैव अ डिस्कशन विद द ऑब्स्टेट्रिशियन रिगार्डिंग टाइमिंग ऑफ द डिलीवरी, रिगार्डिंग यूज ऑफ स्टीरॉयड फॉर लंग मैच्योरेशन। दैट्स इट। ये आपका जो आपने असल बात बताई नहीं है। आपने ब्लड प्रेशर का कंट्रोल किया और आपने फिट्स का नाम ही नहीं लिया। ठीक है, सर अभी मैं आगे आ रहा था आ नहीं बच्चे रहे के थे। बाद नहीं में नहीं उसी नहीं पे नहीं कि अदनान, उसको मेरी हम बात सुनो। जी एग्जामिनर जी के जी पास आपकी इतनी लंबी राम कहानी जी जी सुनने का जी टाइम नहीं होगा। अगर आप नहीं है, ए बी बिल्कुल ठीक है बी सी डी छोड़ के आप जी पे चले जाओगे तो वो कहेगा कि भाई दरमियान वाली एबीसी किधर है। तो आप ये जो किधर है, बिल्कुल ठीक अभी है जो सर, आपका तब तो पॉइंट आउट ये मैं ठीक कर है। रहा हूँ कि ये जो आप अभी आप बोल रहे हैं ना हिमाटोलॉजी में ये है और इसमें ये है, ये अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर रहा है। ये क्रिएट ये कर रहा है कि ये ओके बंदा किताब का सफा नंबर 75 सुना रहा है, पेशेंट मैनेज नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है, तो आपको नहीं कर रहा, वहां पर बिल्कुल ठीक है सर, इम्पोर्टेंस बिल्कुल ठीक। देखो, ये तरतीब रखना आपके लिए याद रखने के लिए है। आपको वहां पर हिस्सा बजुज़ जुस्सा जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले आप वो बताएं। ठीक है ना, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मुझे बताएं। ब्लड प्रेशर और फिट्स नहीं है। डिलीवरी ऑफ फिर से बेबी इट्स नॉट योर बिल्कुल जॉब। ठीक है आपने थोड़ी डिलीवर सर, करना है, ना ही आपने सिजेरियन का डिसीजन करना है। वो बेशक आईयूडी हो जाए, बिल्कुल इट्स ठीक है नॉट योर जॉब। आपका काम है कि उन्होंने कह दिया कि ऑपरेशन करना है तो आपने कहना है लब बैक, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपका जी आपका सर। काम जो फिजियोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल एनाटॉमिकल चेंजेस है उसके हिसाब से जो 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 आपको कंसर्न आ रहा है वो आपका प्रॉब्लम। डिलीवरी ऑफ द बेबी, सर्जिकल का टाइम, ये हमारा काम नहीं है। ठीक है, ओके सर। फिट्स सर को हम कैसे इस तरह कंट्रोल? बता सकते हैं कि ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट एंड अवॉइडिंग द प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन मतलब हमारा टारगेट होगा, इसका इंक्लूडिंग आंसर फिट्स है, एंड इसका रीनल आंसर है, फेलियर। इसका आंसर है कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, कंट्रोल और प्रिवेंशन ऑफ फिट्स एंड अर्ली डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, ठीक उसकी वजह ये है कि है, इसमें यस। 3 कंसर्न यही हैं आपके। जब तक आप बेबी को डिलीवर नहीं करेंगे तब तक उसका एक्लेम्शिया प्रेक्लेम्शिया नहीं ठीक होगा। ठीक है, तो उसके यस अच्छा, सर। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कैसे कैसे मैनेज करेंगे ब्लड प्रेशर? सर फर्स्ट लाइन इसमें लेबिटोलोल है, 5 to 10 मिलीग्राम इंक्रीमेंट बोनस देते हैं 10 मिनट्स में, मैक्सिमम 250 मिलीग्राम तक। ठीक है, अगर वो कंट्राइंडिकेटेड है या नहीं दे सकते तो मिथाइल डोपा और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज कर सकते हैं। अब देखो, अब आप पता नहीं किस किताब का कहाँ का सफा नंबर सुनाना शुरू हो गया। जी। मिथाइल डोपा आई भी देते हैं, उसके ओरल मिथाइल डोपा आई भी देते हैं। हाइड्रोलाजीन देते हैं इसमें। अदनान सर प्लीज, मिथाइल डोपा मिथाइल ओरल देते डोपा हैं जी सर, ओरल ओरल देते हैं, तो नेफिडिपिन इस वक्त कैल्शियम। इमरजेंसी में आप ओरल देंगे मेडिकेशन? नो, क्यों? देखो मैं सेकंड लाइन आपको, सर आई एम हाइड्रोलाजीन। रियली सॉरी, जी मैं आपको एम्बैरेस नहीं कर रहा, लेकिन खुदा के लिए किताब से बाहर निकलो, अभी भी वक्त है, अभी भी नो वक्त है। इट्स ओके जी, बिल्कुल ठीक कह रहे सर। ठीक है, ये आपकी गलतियां आपके फायदे के लिए निकाल रहा हूं मैं। वहां पर आपने जी जी आपका सर। पहला पहला गोल जो होगा कि आपने उसके अंदर आपने अच्छा, आपने मैग्नीशियम का नाम क्यों नहीं लिया? क्या मैग्नीशियम से ब्लड प्रेशर नहीं कम होगा?
बिल्कुल होगा। सर मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो ब्लड प्रेशर भी कम करता है और फिट्स को भी प्रिवेंट करता है मेरे ख्याल से। तो अगर आप सबसे पहले मैग्नीशियम बता देंगे ना तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया, ठीक है। मैग्नीशियम शुरू करने से पहले आपको क्या चीज चेक करनी जरूरी है? मैग्नीशियम लेवल्स, मैग्नीशियम लेवल्स के अलावा कोई बात? यूरिन सर आउटपुट उसका यूरिन आउटपुट देखना होता यूरिन है, आउटपुट टेंडन रिफ्लेक्सेस रिफ्लेक्सेस देखने चेक होते हैं। करेंगे सर, जी सर, रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस देख लेंगे। रिफ्लेक्सेस तो चलो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूरिन आउटपुट, ठीक है। यूरिन आउटपुट के बगैर आपने मैग्नीशियम नहीं देना। अगर पेशेंट को यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा ना तो यू विल नॉट स्टार्ट मैग्नीशियम, क्योंकि उसको टॉक्सिसिटी हो सकती है एक्यूट। ये उसी तरीके से है कि जैसे इंसुलिन के साथ पोटेशियम उस वक्त तक नहीं देते जब तक यूरिन आउटपुट ना आए। एम आई राइट? यस यस तो आपने मैग्नीशियम देने से पहले उसका बेस लाइन आप भेज दें। इसका आंसर इस तरह होगा कि वी विल मेक श्योर पेशेंट इज मेकिंग यूरिन, वी विल सेंड बेस लाइन so that we will have levels to follow, and you will start it with 1 to 2 gram over 30 minutes, and then you will titrate according to the subsequent effect and levels, blood levels. तो आपने कितना लेवल को मेंटेन करना होता है थेराप्यूटिक? 4 to 8 मिली 4 to 8 equivalent। मिली इक्विवेलेंट। इसके तीन यूनिट्स होते हैं, एक मिलीग्राम पर डीएल, मिली मोल पर लीटर और मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सर एक ही याद ना कर लें सर, मिली इक्विवेलेंट। एक ही याद कर ले, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली यूज जो होता है वो मिलीग्राम होता है, जो एसआई यूनिट है वो मिली मोल है। तो मुझे भी याद नहीं होते थे, लेकिन मुझे इतना याद है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग जस्ट करेक्ट मी, कि मिली मोल का डबल होता है मिली इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट का डबल होता है मिलीग्राम। तो अगर आप मिली मोल जी में सर, याद कर ऐसे लेना ही। तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जी सर। सर तो ये मिली आपकी मर्जी। इक्विवेलेंट जो है वो मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होता है। मिली मोल से डबल होता है मिली इक्विवेलेंट, मिली और मिली इक्विवेलेंट से इक्विवेलेंट डबल का होता है डबल होता है मिलीग्राम। मिलीग्राम। नहीं नहीं जी ये आप नहीं नहीं कंफर्म नहीं कर नहीं लें, नहीं। ये हाँ मैं ऐसे ही है। कंफर्म। नहीं सर, ठीक कह रहे जी हैं। सर। मिली इक्विवेलेंट को mg में कन्वर्ट करने के लिए 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं या डबल कर दें एग्जैक्ट, तो 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो mg पर डेसीलीटर में आ जाता है, mg पर उसमें आ जाता ठीक है, तो डबल आप तो किसी नहीं एक में याद कर लें। 1.2। उसके बाद थेराप्यूटिक लेवल्स हो गए। अब Yes, सबसे sir. पहले अगर टॉक्सिसिटी होगी तो पहला साइन क्या आएगा? सर टेंडन ईसीजी चेंजेस आएंगे सबसे पहले। ऊपर वाइडनिंग सर होगी। ये प्री जी सर। ट्रीटमेंट पहले ना रिवाइज कर लें, फिर आगे आई एम चलते हैं। सॉरी क्या कह रहे हैं? जी, सॉरी क्या कह रहे हैं आप? हेलो, आवाज आ रही है सर? जी जी, किसको क्या रिवाइज करना है? हाँ, मैंने प्री एक्लेम्शिया की ट्रीटमेंट पहले ना रिवाइज कर लें कि आईवी क्या है और ओरल कितना कितना आईवी कितना देंगे, मैं फिर आगे अभी चलते हैं मैग्नीशियम। मैं ओरल अभी तो उसी पे देंगे आ रहा ही। हूँ। मैं अभी उसी पे आ रहा हूँ। ये ठीक है, मैग्नीशियम का कट्टा बंद कर ले। मैग्नीशियम ठीक है शुरू सर, करने ठीक। से पहले आपने लेवल्स भेज दिए, आपने यूरिन आउटपुट देख लिया, उसके बाद आप मॉनिटर कर रहे हैं। सबसे पहले जो चीज प्रीएम्प्ट हो जाएगी जिससे लगेगा कि आपका लेवल ज्यादा आ रहे हैं, वो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस है, ठीक है। उसके डीप बाद टेंडन आपने रिफ्लेक्सेस इसमें ईसीजी जी मॉनिटरिंग सर। आप करें, साथ उसमें रेस्पिरेटरी आप इनसफिशिएंसी शुरू हो सकती है, और फिर तीसरे नंबर पे ईसीजी होती है, मतलब कार्डिक होती है, ठीक है। तो आप सर डेफिनेटली आप सबसे पहले 5 पे सर जो लिखा होता है उसमें तो ये लिखा होता है कि 5 पे आपके ईसीजी चेंजेस आ रही होती हैं, फिर 10 पे आपके टेंडन रिफ्लेक्सेस लॉस्ट होते हैं, फिर उसके बाद 15 पे रेस्पिरेटरी आपको प्रॉब्लम आता है, 20 टू 25 पे कार्डिक अरेस्ट होता है। सर ये ऐसे आप नहीं? बिल्कुल सही कह रही हैं, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं टॉक्सिसिटी के रेफरेंस से कह रहा था। ईसीजी तो आप मॉनिटर करेंगे। अर्ली ओके हाइपरमैग्नीसीमिया में क्या चेंजेस होती है? सर सर वाइडनिंग प्रोलॉन्ग क्यूटी होता है, क्यूआरएस वाइडनिंग, क्यूटी प्रोलॉन्ग हो जाता है, और क्यूटी प्रोलॉन्ग होता है, क्यूटी शॉर्ट होता पीआर है? लेंथ पीआर प्रोलॉन्ग होता है, क्यूटी तो शॉर्ट होएगा। शॉर्ट होता है। पीआर प्रोलॉन्ग होता है, क्यूआरएस वाइड हो जाता है, क्यूटी शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, क्यूटी शॉर्ट होता है इसमें। ये मैंने इस तरह, मुझे कभी याद नहीं होता, मैंने इस तरह याद किया है कि क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग के लिए में तो देते हैं ये जो टॉर्सेड्स होता है, ट्रीटमेंट में यूज होता है सर। उसमें तो मैग्नीशियम दिया जाता है। हाँ जी।
अच्छा, अब आप आ जाए बाकी ट्रीटमेंट पे। तो लबीटालॉल, हाइड्रोलाजीन, और अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता तो फिर आप नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है ना। इमरजेंसी में लबीटालॉल दिया जाता है, जब तक आपसे डोज ना पूछे बिला वजह डोज बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आपसे वो अगला सवाल पूछे तो फिर आप बताएं कि आप 5 to 10 मिलीग्राम के करेंगे, टाइट्रेटेड टू द इफेक्ट्स, अप टू 250। कभी 200 मिलीग्राम दिया है किसी पेशेंट में लबीटालॉल? नो सर। तो फिर नो आपने क्यों सर। बोला? क्या जरूरत, देखो सफा किताबों के सफे आप लोगों को जो फेल होता है ना, खुदा न खास्ता, वो इसी वजह से फेल होता है। तो अभी भी वक्त है। इसी वजह से हुआ सर, हैं? पहले भी इसी वजह से हुआ सर। आप पहले हो चुके हो? जी सर। तो फिर तो आप तजुर्बेकार हो, ठीक है। एनीवेज, जी सर। ठीक है। तो आपने लबीटालॉल के बोलसेस आप देंगे, और अगर मिसाल के तौर पे अगर आपने जब आप अगर आप इंट्राऑपरेटिव का आपका वो पूछते हैं, क्योंकि जो पेरी ऑपरेटिव मैनेजमेंट है ना, उसके अंदर इंट्राऑपरेटिव में आप ज्यादा आईवी का जिक्र होगा, लेकिन अगर उससे पहले जो हो तो आप उसमें वो टैबलेट भी यूज कर सकते हैं। वो तो वो करेंगे ना, वो लोग जो गायनी ऑप्स के लोग वो कर रहे होंगे यूज, ठीक है। तो अगर आपके मैनेजमेंट में आएगा तो आपने पहले मैग्नीशियम बोल दें कि आप वी विल स्टार्ट मैग्नीशियम एंड देन एट द सेम टाइम वी कैन स्टार्ट लबीटालॉल और हाइड्रोलाजीन, ठीक है। ठीक है, और प्रैक्टिकली भी हम यही करते हैं। प्रैक्टिकली भी यही करते हैं ना। जी सर, पहले मैग्नीशियम चला लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर ब्लड अच्छा, प्रेशर ज्यादा हो तो फिर लबीटालॉल आईवी अच्छा, इंप्लीमेंट्स वगैरह इसके शुरू करते हैं। साथ हाउ विल यू डिफेंड जनरल एनेस्थीसिया और रीजनल एनेस्थीसिया? क्योंकि देखो इसके अंदर सेफ तो कोई भी नहीं है ना, कोई टेक्निक सेफ है? नो सर। सर जीके ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सीजर का अगर प्रिवेंट के लिए मेरे ख्याल में वो हमें ज्यादा सूट करेगा जीए। लेकिन अगर सीजर की सीजर नहीं हुआ तो फिर तो सर हम रीजनल पे जा सकते हैं। सर अभी देखना सीजर विच की इसमें इज खतरा है सीजर एपिडुरल का, तो एपिडुरल इससे पहले कि एपिडुरल इज द एस्पिरेशन चॉइस हो ऑफ जाए एन तो हमें We will अंडरलाइंग assess the कोएगुलोपैथी feasibility. भी हो अच्छा, सकती है, उस वजह से हमें एक सेकंड, रीजनल का एक सेकंड, आई एम सॉरी, मैं आपसे बारी बारी पूछ रहा हूँ। एक बंदा आयजा, आपने जीए को डिफेंड करना है। व्हाट आर द थिंग्स टू डिफेंड जीए? सर मैं तो रीजनल के ऊपर जाना चाहती हूँ सर। अगर अच्छा, पेशेंट आप में कोई रीजनल, कोएगुलोपैथी ओके नहीं ओके, है, पेशेंट को रीजनल को जी डिफेंड सर। करें आप, रीजनल को डिफेंड करें। सर मुझे ये है कि जी सर रीजनल का फायदा ये होगा कि अगर पेशेंट को कोई कोएगुलोपैथी नहीं है, मैंने बाकी फैक्टर्स भी रूल आउट कर लिए, पेशेंट को सीजर नहीं हुए अभी, तो सर रीजनल से मुझे ये होगा कि एक तो मतलब प्रेगनेंसी में एयरवे वैसे ही डिफिकल्ट होता है, पेशेंट में फुल स्टमक वो उनको करते हैं, एस्पायरेशन का रिस्क भी ज्यादा होता है। तो सर उसमें ये होगा कि हम लोग एक तो पोलीफॉर्मेसी से मतलब बच सकते हैं, और इसमें पोस्ट ऑप पेशेंट का जो है बेटर पेन रिलीफ होगा, और अर्ली मोबिलाइजेशन होगी, ईवीटी जो होता है रिस्क वो भी कम होगा इसमें, क्योंकि प्रेगनेंसी ऑलरेडी हाइपरकोएगुबल स्टेट होती है। तो रीजनल में हम उसको भी उससे भी मतलब अवॉइड कर सकते हैं डीवीटी को। और दूसरा ये है कि बेटर पेन कंट्रोल है, और अगर पेशेंट कंफर्टेबल मतलब अच्छा, आपने अभी एक लफ्ज बोला अगर है पेशेंट की तरफ से जस्ट कोई इसमें रिफ्यूजल नहीं है तो नहीं है। जी। अच्छा, अब आप मुझे से बता दें, आप एक लफ्ज बोला है अर्ली एम्बुलेशन। रीजनल में अर्ली एम्बुलेशन होती है, डिलेड होती है? सर स्पाइनल के साथ मरीज चलेगा? अगर पेन रिलीफ अच्छा एपिड्यूरल के होगा साथ मरीज उसका, चलेगा? एपिड्यूरल के नहीं साथ नहीं मरीज सर, चलेगा? अगर सर स्पाइनल का इफेक्ट तो खत्म। ये एम्बुलेशन वाला जुमला ना सर बोले, अगर हम लोग उसका क्योंकि ये है कि अगर पेशेंट की रिलीफ, एम्बुलेशन इज कॉन्ट्रो, देखिए अच्छा मेरी सर बात मुझे सुनिए। ये था कि अगर पेन रिलीफ बेटर होगी तो पेशेंट जी जी नहीं सर। नहीं, आप मेरी बात समझ रहे हैं, आप ये पॉइंट बोलने की जरूरत नहीं है। लेस चांसेस ऑफ डीवीटी होता है, वो होता है ओके बिकॉज ऑफ सर। स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ठीक है ना। जी सर। स्ट्रेस रिस्पॉन्स ब्लंट होता है, लेकिन एक्चुअली जी अगर सर। आपने एपिड्यूरल लगाया हुआ या स्पाइनल लगाया तो एम्बुलेट पेशेंट डिले होगा। इसी वजह से तो रीजनल एनेस्थीसिया में उन्होंने खत्म कर दिया है टीकेआर वगैरह के अंदर एपिड्यूरल या स्पाइनल, मतलब वो स्पाइनल में करा के एपिड्यूरल ओके एपिड्यूरल की वजह से तो एम्बुलेशन डिले हो जाती है एक्चुअली, समझ आई। वो वॉक इन एपिड्यूरल वो एक समथिंग ओके सर। एल्स, ओके सर। वॉक इन एपिड्यूरल इज समथिंग एल्स। तो आप अपने अल्फाज को बिल्कुल मुहतात, और एक और बात ये कि बजाय इसके ये कि आप जीए की बुराइयां पहले, सॉरी जीए के जो बुराइयां पहले करने ओके के, आप रीजनल के फायदे बताएं। वो फुफ्फी कुटनी हम जी लोग सर। है, हमारी अप्रोच है वो भी उसकी बुराइयां करने के बजाय इसके फायदे बताएं।
कि इसमें ब्लीडिंग के चांसेस ओके कम है, इसके अंदर स्ट्रेस रिस्पॉन्स ब्लंट हो रहा कम है, हो इसके गया, अंदर पेन रिलीफ बेटर हो रहा है, ठीक है। बेटर लेकिन अब पेन आपने रिलीफ है। जो जी इसका सर। कॉन्स है, इसके अगेंस्ट कौन बताएगा? एक मिनट, लोहानी साहब, अगेंस्ट क्या प्रॉब्लम है? रीजनल के अगेंस्ट क्या प्रॉब्लम है? सर रीजनल के अंगेज ये है कि कोआगुलोपैथिक पेशेंट होगा, ब्लीडिंग के चांसेस हैं और डिले एम्बुलेशन है जैसे आप बताया। इसके अलावा एक एक्सपर्ट चाहिए होता है लगाने के लिए, ड्यूरल टैप हो सकता है ड्यूरल टैप होने के ज्यादा चांसेस है, और ओके। ड्यूरल टैप कोएगुलोपैथी हो ठीक सकता है। है कि नंबर उस टाइम पे नॉर्मल हो, लेकिन इम्पेंडिंग उसके अंदर कोएगुलोपैथी हो जाए, फिर क्या करेंगे? रीजनल के दरमियान में फिट्स पड़ गए, आपके एयरवे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, एस्पिरेशन का रिस्क होगा, ठीक है। बिल्कुल तो आपने एम्बुलेशन, देखो एक और बात ये एयरवे कि कंट्रोल एम्बुलेशन वाली बात को ना कंट्रोवर्शियल रहने दो, एम्बुलेशन के ऊपर कमेंट ना करो। उसकी ठीक वजह है। मैंने एम्बुलेशन जीए में भी ठीक है। डिले हो सकती है अगर आपने ज्यादा हैंगओवर वाली मेडिकेशंस दी हैं। तो मेरे बताने का मकसद ये है उसमें कि आप ये एम्बुलेशन के लफ्ज को निकाल दें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इन दोनों के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है ना। आप रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, सॉरी जो है ना, ठीक है। रिस्क ऑफ वीटी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कम हो जाता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स ब्लंटिंग, ठीक है। ब्लीडिंग कम होती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स ब्लंटिंग। ठीक है। पेन कंट्रोल बेहतर होता है बिकॉज ऑफ सिम्पैथोलिसिस, आपने उसका बेहतर उसका सुपीरियर एनाल्जेसिया हो रहा है, ठीक है। तो और ये सर सारी बातें, पॉलीफार्मेसी भी अवॉइड हो रही है। पॉलीफार्मेसी भी अवॉइड हो गई है, ठीक है। तो बेसिकली ठीक है। जीए वर्सेस, अब आप इसको भी डिवाइड कर लें, एपिड्यूरल वर्सेस सर ये स्पाइनल। पॉलीफार्मेसी वाला टर्म जो है ये हमें बोलना चाहिए, पॉलीफार्मेसी वाला बोल सकते हैं, पॉलीफार्मेसी आप देते हैं जीए में। बिकॉज हमारा तो काम ही सर पॉलीफार्मेसी है ना, हमने नहीं तो नहीं नहीं, मल्टीपल मेडिकेशंस को यूज करके काम नहीं करना जीए में होता आप ज्यादा देते हैं ना, रीजनल में तो कम देते हैं देखो कंपैरेटिवली। रीजनल के अंदर, रीजनल है। के नहीं तो अंदर ये आप अवॉइड वो कर सकते हैं ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन वो ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मकसद थोड़ा ये है, जैसे कि मतलब फर्ज करें ये टर्म बिल्कुल एक्सेप्टेबल है एक्सेप्टेबल, फॉर बिल्कुल हायर एक्सेप्टेबल है, अप। जी सर, फिर सर बिल्कुल हमारी एक्सेप्टेबल, आइसोफ्रेंड भी तो ठीक A2 भी तो करती है ना। बिल्कुल। जीए जी आप बिल्कुल, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है ना। ये भी एक बिल्कुल पॉइंट है कि इनहेलेशन एजेंट जो है ये वो यूट्राइन रिलैक्सेशन की वजह से उसमें पोस्टमार्टम हेमरेज होने के ज्यादा PH चांसेस होते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो बात समझ आ गई कि स्पाइनल, और इवन आपने जीए दिया है तो क्या आप एपिड्यूरल लगा सकते हैं? आप जीए के साथ भी कह सकते हैं कि भाई मैं जीए के साथ उसको एपिड्यूरल फॉर पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया लगा देंगे, तो ये इट्स नॉट अ बैड आइडिया। फिर उसके बाद ये कि अगर आपको कोएगुलोपैथी के चांसेस हैं या कोएगुलेशन से है ना, तो सिंगल शॉट स्पाइनल इज बेटर देन एपिड्यूरल, क्योंकि सिंगल शॉट स्पाइनल के अंदर आप 27 गेज नीडल से आप लगा रहे हैं, उसके अंदर कोएगुलोपैथिक प्रॉब्लम्स होने के कम चांसेस होंगे एज कम्पेयर टू 16 गेज नीडल ऑफ एपिड्यूरल, ठीक है। तो आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें अगर अगर आपसे वो चॉइस ऑफ एनेस्थीसिया पूछें, जो मिस्टर आईफोन ने जो कहा था ना कि जीए ज्यादा बेहतर है, तो एक्चुअली जीए ज्यादा बेहतर इसलिए है, क्यों बेहतर है? क्योंकि एयरवे का कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स को आप ब्लंट कर सकते हैं, तो आप स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ब्लंट करके आप अगर आप फिट्स के रेफरेंस से जाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो एक्चुअली इसका कोई एक सिंगल वर्ड आंसर सही नहीं है, और सिंगल वर्ड सर लोकल आंसर के इसका सही है। सर रीजनल के ड्रॉबैक्स में पीडीपीएच भी बता देना। नहीं आप पीडीपीएच भी बता सर दीजिएगा, ठीक ठीक है। है। आई होप आईफोन सर आपको क्लियर हो गई ना बात? जी सर, लेकिन सर जीए में जो है ना वो मजीद हम बीपी भी उसका वोलेटाइल एनेस्थेटिक से मजीद नीचे कम कर नहीं सकते नहीं नहीं हैं। नहीं नहीं, ये अच्छा लेकिन जब आप आंसर नहीं है। इंट्यूबेट करेंगे तब तो ज्यादा होगा ना, वो तो देखो उसमें उसी ज्यादा टाइम होगा। पे जो इंट्यूबेशन का जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है ना, आपको मैं एक तजुर्बे जी की सर। बात बता रहा हूँ। आप एक पेशेंट ना हिल ना रहा हो, सर्जरी चल रही है, चलती जा रही है, आप उसकी सक्शन कर दें पकड़ के, वो मरीज हिलने लगेगा, समझ आई? तो एक्चुअली दैट इज, और अच्छा इसी कॉन्सेप्ट में आपका क्लेरिफाई कर दूं कि व्हाट इज, ये आपने ही आंसर देना है और कोई भी नहीं बोलेगा, आईफोन आपने आंसर देना है। व्हाट इज मैक एंड व्हाट इज मैक बार? जी आईफोन। सर मैक में तो वो होता है कि मिनिमम कंसंट्रेशन जिस पे जो है 50%, सॉरी 90%, नहीं, क्या 50%, 50? 50% जो सर्जिकल स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड ना करे, जी सर। ठीक है।
और मैक बार क्या होता है? जी सर, मैक बार में सर सर ऑटोनॉमिक भी हम एक वो मिनट कर उसको देते बताने हैं, दो, क्लॉक कर देते उसको बताने दो प्लीज। हैं। ओके सर। जी सर इसमें जो है स्टिमुलस के साथ साथ जो ऑटोनोमिक रिस्पांस है व्हाट वो इज ब्लंट हो बार? जाते हैं। व्हाट इज बार? ये बार क्या चीज है? सर ये नहीं क्लियर। ब्लंट सर बंद कर ऑटोनॉमिक दो। इसमें बार्ड ब्लंट ऑटोनॉमिक। एड्रिनर्जिक रिस्पांस, ठीक है, हाँ, या ब्लंट ठीक ऑटोनॉमिक सर। रिस्पांस, ठीक है। तो ये बेसिकली मैक बार जो होता है ना, वो 2 to 3 टाइम मैक होता है। तो जो भाई ये जो लेरिंगोस्कोपी का जो रिस्पांस है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। पूरा एनेस्थीसिया के अंदर बेतहाशा मौकों पे सिर्फ ये लेरिंगोस्कोपिक रिस्पांस ही प्रॉब्लम होती है, बाद में आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो ये लेरिंगोस्कोपिक स्ट्रेस रिस्पांस विल नॉट बी ब्लंटेड, यू विल हैव टू काउंटर एक्ट दिस थिंग। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्रेग्नेंट पेशेंट के अंदर डिफिकल्ट एयरवे की आपको पता है कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एयरवे जो पूरा जो डाटा निकाले ना, तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एयरवे प्रेग्नेंट पेशेंट में एंटिसिपेटेड होता है, ठीक है। इसलिए हमने उसको कह ही दिया है कि भाई ये मुसीबत है। जी प्रेग्नेंट पेशेंट इज ऑलवेज एंटिसिपेटेड डिफिकल्ट एयरवे। एस्पिरेशन पूरा डाटा निकाल के देखें, सबसे ज्यादा रिस्क ऑफ एस्पिरेशन जितने जितने पेशेंट्स में एस्पिरेशन होती है ना कभी, तो उनमें मेजॉरिटी पेशेंट्स जो होंगे वो प्रेग्नेंट पेशेंट होंगे, ठीक है। तो ये चीजों को आपने मद्देनजर रखना है, जी और जब आप वहां पे जो भी बताना चाहें आप ये कह सकते हैं कि इन दिस पेशेंट नो एनेस्थीसिया टेक्निक इज सेफ, so you have to individualize the technique, and whatever you want to do you have to face these things, ठीक है। ये एक बेहतर आंसर होगा, जी सर। ठीक है। तो उसके बाद पोस्ट ये मैग्नीशियम थेरेपी कब तक कंटिन्यू करते हैं भाई? निम्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। जी सर। मैग्नीशियम थेरेपी कब तक कंटिन्यू करते हैं? सर मुझे बस ये आइडिया कि उसकी ड्रग लेवल्स चेक करते रहते हैं, जब तक विद इन थेरेप्यूटिक रेंज आ रहा है तब तक कंटिन्यू करेंगे प्रोफाइलेक्टिकली और टिल डिलीवरी ऑफ बेबी। सर No, 24 आवर्स तक जारी रखते हैं और बंद करेंगे अगर लास्ट फिट जो है वो 24 आवर्स उसको हो गए हैं। हाँ जी, यानी कि 24 to 48 आवर्स आफ्टर डिलीवरी और आफ्टर लास्ट फिट, जो भी बाद में आए सर। जो भी बात लेट तक जा रही, ठीक है। हाँ। अच्छा, तो इसमें यही क्वेश्चन है, देखो भाई, ब्लीडिंग हम लोगों ने पहले डिस्कस कर ली थी, इसलिए मैं इस वक्त नहीं उसको जाया कर रहा। लेबर एनाल्जेसिया कैसे करते हैं? सर लेबर एनाल्जेसिया के देयर आर टू मेथड्स, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड कन्वेंशनल मेथड्स एंड फार्माकोलॉजिकल। किताब आ गई है जनाब, छपाके मारती हुई, जोर लगाती हुई। मुझे लगता है कि आधा घंटा सर पहले किताब ना किताब पढ़े पढ़ी। तो तब भी अजीब ही लगता है। नहीं नहीं नहीं, सर, किताब पढ़ मतलब नहीं सर, किताब अगर नाम ही हो सर, आपने कहा लेबर सर कुछ कन्वेंशनल मेथड है और कुछ नॉन कन्वेंशनल मेथड है। नॉन कन्वेंशनल में वाटर बात है, मसाज है और ये है, और इसके अलावा कन्वेंशनल्स में जो है उसमें सर क्या नाम है, इनहेलेशनल है, ओपियाइड्स है और रीजनल कर सकते हैं। अच्छा, पहला मेरा सवाल ये कि लेबर एनाल्जेसिया में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में कहाँ तक आपको एनाल्जेसिया चाहिए, और सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में कहाँ तक एनाल्जेसिया चाहिए? सर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में T10 से L1 तक चाहिए होता है आपको, ठीक है। उसमें आप सर्वाइकल प्लेक्सस ब्लॉक लगा सकते हैं, और सेकंड स्टेज में आप S2 3 4 पुडेंट नर्व ब्लॉक करना होता है आप। सर्वाइकल प्लेक्सस सर्वाइकल ब्लॉक तो फीटल भाई को दिमाग में लगाते हैं, क्या हो गया है? मेरा नहीं सर्वाइकल सर, लगाएंगे सर्वाइकल, लेकिन सर वो भी अब ऑब्सोलीट हो गया, क्योंकि उससे भी यूट्राइन को आप आर्टरी क्लोज पड़ी होती है, तो फीटल ब्रेडिकार्डिया के चांसेस ज्यादा होते हैं। ब्रेडिकार्डिया के साथ। सर जीशान, एक सवाल है सर, जी जी। ये लेवल आपने जो पूछे, हम अभी मॉक देने गए थे सर, तो मैं जब मॉक देने पूछा, इसने यही जैसे आपने कहा ना सर स्टेज 1 के पेन, मैंने कहा सर T10 to L1। एग्जामिनर कहता है यार तुम लोगों का दिमाग खराब है, तुम 10वें बंदे हो, पता नहीं छठे बंदे हो जो ये T10 कह रहा है। भाई T10 क्यों कह रहे हो, T8 क्यों नहीं कह रहे सारे? अब वो कहता है T8 से होता है। सर मुझे लेकिन बुक्स में तो सर T10 है। ये दानियाल देखो मुझसे मेरी पहले गया था, एक बात आप याद रखें। कहा था सर। देखिए मैं आपको और एक सर बात उन्होंने बताता रीजन क्या दिया था कि हाँ। पेरिटोनियल स्ट्रेच आप करते हैं, उसने कहा था पेरिटोनियल स्ट्रेच करते हैं
तो आपको मिनिमम T8 तक चाहिए भाई, आप T10 ये क्यों कह आपका रहे हो? ये फिर मुझे जिसने भी देखो मेरी बात सुनो, मैं किसी को पता है मेरा मकसद किसी को इंसल्ट करना ये नहीं होता। एक तो पहली बात आप याद रखें, चाहे कोई भी हो, इस आपको एविडेंस पे और जो आपके पास चीज प्रैक्टिकल मतलब लाइक कि जो एक टाइम टेस्टेड चीज है ना, जो किताबों में लिखी हुई है, जो आर्टिकल्स में लिखी हुई है, वो उसका अगेंस्ट कोई बात, वो जो बात कहना चाह रहा है ना, वो बात कुछ और कहना चाह रहा है। लेबर एनाल्जेसिया के लिए T10, लेबर एनाल्जेसिया में कौन सा पेरिटोनियम का स्ट्रेच हो रहा होता है, ये सिजेरियन सेक्शन के लिए वो है। और वो सिजेरियन सेक्शन में T8 सिर्फ नहीं है, सिजेरियन सेक्शन में तो आपने T4 कहना है। T4 T4 है तक जी करनी सर। सर, वो T4 तक, वो सर पेन पाथवे का पूछ रहा था। T10 मैंने T10 से L1 का और वो का S2 S4। फिर वो दानियाल को भी उसने वही कहा, मुझे भी उसने वही कहा। दानियाल लोहानी भाई साथ में गलती, बैठे हुए ना सर। आई एम सॉरी, आप परेशान ना हो। ये T10 अभी तक की किताबों में रिसर्च यही कहती है, क्योंकि यूट्रस की सप्लाई T10 है, दैट्स इट। ठीक है, आप किताब खोल के देख लो यूट्रस की सप्लाई कहाँ से आ रही है, जो यूट्रस की सप्लाई होगी सर वही आपने हर चाहिए। हर बुक T10, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, चाहे मॉर्गन शरीफ सर, मॉर्गन हाँ। शरीफ हो या जो भी हो, सब T10 कहते थे। सर अगर इस तरह एग्जामिनर एक चीज पे T8 कह दे तो फिर हम वहां पे क्या कहें, उससे क्या आप ठीक है, लेकिन मैंने ये पढ़ा है T10। देखो मेरी बात सुनो, बहस नहीं सर क्या करनी। कहें? ओके सर, ओके सर। अगर आप कहते हैं कि सर वो शायद डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखा हुआ है, सर आई एम सॉरी। वो एग्जाम में तो भाई, वो एग्जामिनर को तो आपने माई बाप बनाना है ना, एग्जामिनर से तो आप बहस नहीं कर सकते, अनफॉर्चुनेट। ठीक है, लेकिन ये गलत है, जिसने भी कहा ये गलत है, ये दैट्स फॉर आई एम 100% श्योर, ये गलत है बिल्कुल। T10 to L1 है। अब आप मुझे एक बात सर बताए ना कि ये नहीं मैंने सर, जो भी सर मुझे ये बताएं, अगर यही एग्जामिनर मुझे जुड़ गया फॉर एग्जांपल, तो उसमें वाइवा में आ गया, तो मैं T8 बोलूं T10 बोलूं? अगर सेम बंदा बैठा हुआ है, उसकी की में T10 होगा सर, T8 तो नहीं होगा। पता नहीं यार, उसको मैं तो T8 T8 ही या बोलोगे ना इन आप, उसने आपको बता तो दिया है नहीं, टीपू। उसकी सर की ये में T10 होगा ना, नहीं सर, उसकी ये की एग्जामिनर में कराची T10। जा रहा है सर, आप इस्लामाबाद में, ये नहीं होगा इधर, मैंने चेक कर लिया। अच्छा फिर आप ठीक एक है। काम करो, मेरी एक बात सुनो, इसको आप अगर टैक्टफुल करना है ना, तो आप ये बता सकते हैं कि यूट्रस की जो नर्व सप्लाई है वो अप टू T10 होती है, और अगर पेरिटोनियम की इन्वॉल्वमेंट हो तो उसके अंदर रिलेटिवली हायर लेवल की जरूरत पड़ सकती है, दैट्स इट। अब बताओ, ठीक है एक आंसर? दो लेवल पेरिटोनियल है तो एक दो लेवल ऊपर हो सकती है सर, बस ठीक है बस सर, ये आंसर इतनी सी ठीक बात, है। ठीक है। सर आपको पॉलिटिक्स में होना चाहिए पाकिस्तान में। मैं पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ इंशाल्लाह, जब ये पढ़ाने से फारिग हो गया तो मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊंगा। बेटा इस पॉलिटिक्स में आने के लिए ना बहुत जलील होना पड़ा है, ये इस लेवल तक ऐसे नहीं पहुंचा, बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बहुत जलील होना पड़ा है। लेकिन इससे ये चीज सीखी है कि एग्जामिनर को टैकल करना होता है। ठीक है, आप एग्जामिनर को ना, यस आप एक लम्हे के लिए ना वो समझना है कि आपके पेरेंट्स हैं या आपके दादा अब्बू हैं, जिनसे आप बहस भी नहीं कर सकते, वो गलत भी कहे। अब आप अंदाजा करो कि कोई एग्जामिनर आज के दौर में अगर कहे कि ये मैच टेस्ट क्या होता है जी, वो मैच टेस्ट को जरूर पूछे, तो मुझे बताएं कि इसमें अब उनके सिर्फ हम उनके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं कि या अल्लाह उनको मैच टेस्ट से बाहर निकाल दे, कि अब सर वैसे PFR वो का। यही होता है कि 15 सेंटीमीटर के पास वो वो जला के उसे कहते हैं, वो ब्लो करते से वही नहीं होता, नहीं नहीं, बिल्कुल होता है, बेड बिल्कुल टेस्ट होता है। होता है। मेरे से एग्जाम में पूछा गया था व्हाट इज आइस पैक टेस्ट, मैं उनकी शक्ल देख रहा था कि ये व्हाट द हेल इट इज। इस पे हालांकि इस बार फेल सर में वो उस वजह से नहीं। ब्रोमेज स्कोरिंग में हम मतलब हम मोटर ब्लॉक चेक करने के लिए यूज करते हैं ना। ब्रोमेज जो है वो मोटर ब्लॉक के लिए होता है। ठीक है, नहीं, आइस अच्छा। पैक टेस्ट उसको कह सकते हैं, हम आइस पैक के साथ चेक करते हैं नहीं, वो मोटर आइस लेवल, पैक टेस्ट सेंसरी ये नहीं लेवल। है भाई, आइस पैक टेस्ट कुछ और होता है, किसी ऑटोनॉमिक को पता है ऑटोनॉमिक व्हाट इज आइस डिस्फंक्शन को, पैक टेस्ट? सर नहीं ऑटोनॉमिक नहीं डिस्फंक्शन को चेक करते हैं नहीं 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 डायबिटीज नहीं में। नहीं भाई, ये आइस पैक टेस्ट होता है माइथेनिया ग्रेविस में, वहां पर आइस पैक रखा जाता है आइस के ऊपर, और यस उसके सर, वो हम देखते हैं फिर कि अगर वो इम्प्रूव हो जाती जी है, जी मोटर मोटर फंक्शन इम्प्रूव हो जाता है उससे, मोटर फंक्शन इंप्रूव होता है, क्योंकि उससे एसिटाइल क्योंकि कोलिनेस्टरेज न्यूरो ट्रांसमिशन रिलीज होती है और न्यूरो जो ट्रांसमिशन एसिटाइल बेहतर। कोलिनेस्टरेज एंजाइम होता है ना, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम वो इनहिबिट हो जाता है, तो उसकी उसकी वजह से एसिटाइल कोलिन लेवल बढ़ता है, और ऑफ्थेल्मिक वीकनेस थोड़ी सी इंप्रूव कर जाती है, ये आइस पैक टेस्ट। ठीक है, तो एनीवेज ये इस तरह के क्वेश्चन से आपने घबराना नहीं है, ये इस क्वेश्चन में कोई फेल नहीं होगा, ये याद रख। मैं फेल हुआ था, लेकिन आई एम 100% श्योर कि अगर आइस पैक टेस्ट मैं उनको बता भी देता तो भी मैं फेल हो जाता, क्योंकि आइस पैक टेस्ट और इस किस्म के जो फजूल क्वेश्चंस होते हैं, इनका ये कभी भी फेलियर पॉइंट नहीं होते। ये आपको सिर्फ वो, इसको कहते हैं ना कि आपको सिर्फ वो एक चेक कर रहे होते हैं कि आपका मेंटल, आप कितने मेंटली स्ट्रांग है।
ठीक है, दिस इज अ रियलिटी। ये क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ आपका मेंटल टफनेस देखने के लिए। सर ये कहें कि चेक करते हैं कितने पानी में, कितने पानी में नहीं, कितने पानी में नहीं यार। देखो मैं आपको बताऊं कि आप सब लोग इस वक्त बहुत परेशान हो गए, और मुझे आप लोगों से मैं क्यों आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं इस तकलीफ से गुजर चुका हूँ, आप लोग रिलैक्स रहो। ये जिंदगी के इस वक्त को आप मैं जिस तरह याद करके एंजॉय करता हूँ ना इन बातों को, आप भी इंशाल्लाह याद करके एंजॉय करोगे, ठीक है। क्योंकि ये वक्त कभी वापस नहीं आना, ये आखिरी इम्तहान है जो टेंशन के साथ दे रहे हैं। इसके बाद जिंदगी में कोई भी इम्तहान होगा ना, उसमें ये टेंशन नहीं आने वाली। तो ये याद रखें, दीज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल डेज ऑफ योर लाइफ। ये वक्त दोबारा वापस नहीं आना, तो इस वक्त को थोड़ा सा एंजॉय भी कर लो, ठीक है। जब आप सर वैसे अल्लाह इस- करे कि ना ही वापस आए सर, इस वक्त की तो कोई भी दुआ नहीं कर रही कि नहीं दोबारा नहीं आए। नहीं नहीं, कोई भी नहीं दुआ कर रहा, लेकिन मेरे कहने का बताने का मकसद ये है कि आप थोड़ा सा देखो, आप मुझे बताओ कि आप पिछली दफा फेल हुई थी उस वक्त के अंदाज में और अब में आपको महसूस नहीं हो रहा फर्क? सर अब ज्यादा डर लग रहा है, पिछली दफा नहीं, तो वो इतना डर नहीं लग रहा था। नहीं, डर लगना और बात होती है, लेकिन बहरहाल बी नहीं कॉन्फिडेंट, सर, बी मेथोडिकल, तरतीब रखें। फेलियर तो होते ही आगे आपको इम्प्रूवमेंट्स को के लिए है ना। आपको जो फेलियर आया है तो आप नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करते हैं अपने आप को, और आप बेहतर हो जाते हैं मेरे ख्याल। हाँ जी, एनीवेज, तो बहरहाल ये कि देखें, लेबर एनाल्जेसिया के रेफरेंस से मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा। ये T4 जो मैंने बोला है, ये सेंसरी है, मोटर है, ऑटोनॉमिक है, क्या चीज है ये? T4 सेंसरी है सर। अदनान, अब आपको ना मेरा डंडा होता ना तो आपकी डंडे से पिटाई करनी थी मैंने। सोच लो। तो वो सर पेरिटोनियल स्ट्रेच हो रही होती है और फंडल प्रेशर दे रहे होते हैं, उसको उसके इफेक्ट्स को नहीं नहीं करने नहीं, के लिए हम एक यहाँ पे सेकंड, एक सेकंड अदनान, नहीं एक नहीं मिनट जरा सवाल सोचो। जी आपने बोला कि ये T4 जी सेंसरी, T4 सेंसरी लेवल तो निप्पल्स का लेवल होता है, तो वहां तक का तो एनेस्थीसिया जी नहीं आपको चाहिए होगा ना। एक्चुअली कॉन्सेप्ट इसका ये होता है कि आप देखो, उंगली रख रहे होते हैं जीफी स्टर्नम पे और आप बोल रहे होते हैं T4, तो ये क्या खुला तजाद नहीं जी है? ये एक्चुअली खुला तजाद नहीं है, सेंसरी T6 होता है और ऑटोनॉमिक यूजुअली 2 लेवल्स अबव, ठीक है। अबव यस तो जी। एक्चुअली और उससे पेरिटोनियम की सेंसरी से सप्लाई 2 अप टू लेवल T4, नीचे मोटर होता है। जी, उससे 2 लेवल्स नीचे जी सर लेवल मोटर होता है यूजुअली। ये एग्जैक्ट नहीं है, ऊपर लेकिन सर, यूजुअली ऊपर इट ऊपर इज, सर। जी सर यूएल जी ठीक है। ये जब भी आपसे वो पूछ रहे होते हैं ना, तो जी ये सर सेंसरी लेवल पूछ रहे होते हैं। तो एक्चुअली अगर आपसे सिजेरियन सेक्शन का वहां पर उन्होंने लिखा हुआ हो ना, तो आप इसलिए T6 आप लिखें, उसकी वजह ये है कि T6 से ऊपर नहीं जाता। ये मिड लाइन जो लेप्रोटमी होती है, उसके अंदर भी जो है वो इंसियन कभी जीफी स्टर्नम से ऊपर तो नहीं जाती ना। जी सर तो जीफी स्टर्नम इज T6, जो निपल्स हैं वो T4 है, जो अम्बलाइकस है वो T10 है, ठीक है। तो ये असल जी में चक्कर ये कि इतनी सारी चीजें हैं कि जो बताने का हो है। मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं सर्जरी के लेवल के हिसाब से। उसके लिए कहाँ तक का लेवल चाहिए हिप रिप्लेसमेंट के लिए? T10 वेरी T10 गुड, सर। वेरी गुड। इंसियन तक का लेवल आपको T10 तक चाहिए होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो उसमें अब आपने अगर लेबर एनल में एक क्वेश्चन और पूछूं, क्योंकि काफी टाइम हो गया, मुझे बताएं कि जो लेबर एनाल्जेसिया के लिए आप एपिड्यूरल देंगे, वो आप डोज कैसे कैलकुलेट करेंगे? वॉल्यूम किस तरह आप देंगे? 1 1 ml ml पर सेगमेंट होगा ना प्रेगनेंसी में, तो 1 ml पर सेगमेंट अच्छा, तो किस तरह देंगे ये, डोज किस तरह आप कितने ml देंगे आप? 0.25% सर देंगे हम लोग। नहीं 0.1% के लिए 0.125 दे सकते हैं, या पॉइंट अगर एक सेकंड प्लीज। मैं आई वांट कि निम्रा ने बोला है, निम्रा को कंप्लीट आंसर करने दें। जी निम्रा, आपने 1 ml पर सेगमेंट बोला है, किस सर तरह इसमें कैलकुलेट ना करें? हम सर अगर हमने लगाया ना आमतौर पर हम जो लगा रहे होते हैं L23 पे या L34 पे, उससे ऊपर हमने T10 तक अचीव करना है ना, तो 1 ml पर सेगमेंट, उससे ऊपर जितने सेगमेंट्स है ना वो हमने काउंट करके उतने ml वॉल्यूम देना। 0.1% ब्यूपीवाकेन, और उसमें बुकिश तो बात ये भी है कि उसके अंदर आपने जो है 2 माइक्स जो है पर ml के हिसाब से फेंटेनिल भी डालना है। मुझे एग्जैक्ट अच्छा, डोज आप नहीं उसकी अब याद, बेहतर लेकिन आपने 0.1% वाला भी कुछ एक सिर्फ, क्या ये 2-3 सेगमेंट नीचे नहीं जाएगा? 2-3 सेगमेंट नीचे नहीं जाएगा? क्या मतलब सर, मैं समझी नहीं आपकी बात। देखो, जब दवाई आप देते जाए हैं
तो वो सिर्फ ऊपर की तरफ जाएगी, जी जी बिल्कुल। हाँ नीचे भी जाएगी। तो नीचे भी जाएगी। ठीक है, तो आपने टू सेगमेंट एटलीस्ट डाउन भी काउंट करने हैं और वहां से आप फिर ऊपर काउंट करने ठीक है शुरू करेंगे। तो इसलिए बेहतर है ठीक कि है। आप अगर आपने लगाना है लेबर एनाल्जेसिया के लिए, तो जो ये जनरल रूल है कि जिस लेवल पे आपने लगाना है ना, आप उससे 2-3 सेगमेंट ठीक है। नीचे तक आप कर लें ताकि आपको मिनिमम लेवल मिनिमम देना पड़े। ठीक है, तो हाँ आमतौर ठीक हो पे गया सर, थ्रेसिक कोई नहीं ठीक हो लगाता गया सर। इसमें, लेकिन एक्चुअली आप अगर L1 के लेवल पे लगाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, या आप अगर ठीक। L2 L3 पे लगा रहे हैं तो सर इसमें कैलकुलेशन का ऊपर नहीं जाना है जी सर, इसमें कैलकुलेशन अब T6 के लेवल तक नहीं करेंगे, हम नीचे से कैलकुलेशन करेंगे। नहीं 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 एक सेकंड देखो, अब आप अभी ये टॉपिक कहीं और चला सर वो गया है। क्या हम लोग इस वक्त लेबर एनाल्जेसिया की सिर्फ बात कर रहे हैं, मैंने सर्जरी की नहीं बात की। ठीक है, अगर आप लेबर एनाल्जेसिया के लिए लगा रहे हैं, अगर लेकिन इफेक्टिव सर हो ये रहा है, पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये क्लियर कर दें, ये सबका ही क्लियर होना जरूरी है। देखो अगर आप मुझे पता नहीं है अभी। अगर आप L1 के जी लेवल सर। पे लगा रहे हैं तो आप L1 L2 L3 ये 3 सेगमेंट कम से कम ये काउंट करेंगे, और ऊपर आपको T10 तक जाना है ना, तो 10 11 12। ठीक है, तो 10 11 12 L1 L2 L3 कम से कम, तो ये कितने 6 सेगमेंट बन गए। तो एक्चुअली ये 1 to 2 ml पर सेगमेंट होता है। ठीक है, वॉल्यूम पे इफेक्ट नहीं होता। प्रेगनेंसी जो में भी हमने रेंज बतानी है सर, प्रेगनेंसी में तो यही है ना कि 1 ml प्रेगनेंसी हो जाता है में क्योंकि नहीं, मैं स्पेस नैरो प्रेगनेंसी होती है। नहीं, तो आप उसको में टाइट्रेट करते हैं ना हमेशा, और ठीक आप ये है। बहुत थोड़ी डोज दे रहे हैं ना, 0.1 ml 0.1% आप दे रहे हैं। हम्म ठीक है, हम्म वो हम्म आपसे हम्म। पूछ सकते हैं 0.1% कैसे बनाएंगे। वो तो पता है 2 सीसी को 10 सीसी में बनाना है। ठीक है, और 2 माइक्स पर 0.5% ml आपने जो वाला बोला था, होता है ना सर। फेंटेनिल 2 माइक्स पर ml आपने जो बताया था, ये जो पॉइंट आप याद रखें कि जो भी सेगमेंट आपने लेप्रोटमी करवानी है, तो लेप्रोटमी के लिए आपको लेवल चाहिए फॉर एग्जांपल T6 तक, T4 तक आपको चाहिए। ठीक है ना, T4 तक चाहिए, तो आप T6 पे अगर लगाएंगे तो आपको कम देना पड़ेगा वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि आपका ऊपर वाली लिमिट हो गई और आप नीचे की तरफ भी जाएगा वो। ठीक है, तो आप मिड वे में लगा लेते हैं। उसका बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपकी इनसीएन अम्बलाइकस तक है फ्रॉम ज़ीफी स्टर्नम, तो ये T6 से लेके T10 तक का लेवल बन रहा है। ठीक है, तो आप उसको T7 T8 पे लगा दें, तो आपको दोनों 3 सेगमेंट ऊपर 3 सेगमेंट नीचे, आपको कम वॉल्यूम देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया सर, ठीक। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। और इसमें ये मैंने डिस्कशंस की हुई है रीजनल पे ना, काफ़ी ज़्यादा डिटेल से, हर सर्जरी के रेफरेंस से, हिप में क्या करना है, नी में क्या करना है, शोल्डर में क्या करना है, इंग्वाइनल सर्जरी में क्या करना है, फुट की सर्जरी में क्या करना है, ये सारे डिस्कशंस डिटेल से की हुई हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल अभी के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर कल रात को सर ये जरा रिपीट कर दें, ये T4 जो है हमारा, ये इसका ये ऑटोनॉमिक लेवल होगा, और T6 फिर होगा सेंसरी, और मोटर होगा T8, ऐसे ये चलेंगे हम। यूजुअली होता ये है कि ये ठीक है 2 सेगमेंट्स अबव होता है। जो ऑटोनॉमिक के फाइबर्स होते हैं वो बहुत थिन फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो उनका उनका ज्यादा लेवल ब्लॉक होता है रिलेटिवली एज कंपेयर टू सेंसरी एंड देन मोटर के फाइबर सबसे बड़े होते हैं। और ये इसीलिए जब आप स्पाइनल लगाते हैं तो सबसे पहले कोल्ड सेंसेशन और ब्लड प्रेशर, सबसे पहले आपने अगर चेक करना है ना स्पाइनल का इफेक्ट, तो आप उसकी टांग उठा के चेक करते हैं। वो एक्चुअली रियलिटी प्रैक्टिकली ये होता है कि हम टांग अगर नहीं उठा रहा तो इसका मतलब है बाकी तो दोनों चले ही गए हैं। ठीक है ना, तो लेकिन एक्चुअली रियलिटी में ये है कि इसको चेक करने के लिए आप कोल्ड सेंसेशन से चेक करते हैं और ब्लड प्रेशर। ठीक है, उसके बाद आपका सेंसरी होता है और आखिर में मोटर जाता है। ठीक है, और आपने इसमें प्रोप्रियोसेप्शन भी पहले चला जाएगा। मरीज पाँव हिला रहा होगा, उंगलियां हिला रहा होगा, लेकिन उसको प्रोप्रियोसेप्शन खत्म हो जाएगी। ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी ठीक हो मच। गया। और इसके अलावा जो 2-3 टॉपिक हैं, आपको प्लेसेंटल ड्रग ट्रांसफर आना चाहिए। टोक्स के अंदर ये स्टेशन अभी तक नहीं आया, लेकिन मैं आपको वार्न कर रहा हूँ ये आ सकता है। फीटल मॉनिटरिंग, ठीक है, फीटल मॉनिटरिंग के ऊपर आ सकता है, इंट्रा यूट्राइन फीटल रिससिटेशन के ऊपर आ सकता है। ठीक है, बाकी यही एक कार्डियक डिजीज इन प्रेगनेंसी, वही सारे गोल्स होंगे, वही सारी चीजें होंगी। और उसके बाद आपने सिर्फ ये बताना है कि भाई ये प्रेग्नेंट पेशेंट है, तो इसके अंदर आपने
वो मेडिकेशंस के जो यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं, जैसे आपने ऑक्सीटोसिन देना है, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। में जो एर्गट है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होगी। तो आपने उन चीज़ों को टाइट्रेट करके करना है, ठीक है। और ये पेशेंट एंटीकोएगुलेंट्स पे भी हो रहे होंगे, एरिथमियास के भी चांसेस हो रहे होंगे, तो बेसिकली वही सारी चीज़ें जो दोनों के अंदर हैं वो एग्जेजरेट हो जाएंगी, ठीक है। चले, ओके जी, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। जज़ाकल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम।